हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर। आज का वीडियो अगर आपने पूरा वॉच कर लिया तो आपको इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम इसका एक एक डायग्राम आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे स्विचिंग करता है, कैसे हीटिंग आती है। तो वीडियो को ज़रा सा भी मिस ना करें, कंटिन्यू वॉच करें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पर कि हमारा इंफ्रारेड इंडक्शन कैसे वर्क करता है। दोस्तों, ये मेरे पास लगभग 2-3 कंपनियों की इंफ्रारेड की पीसीबी उपलब्ध है इस समय। ये देखिए हमारी, ये भी पीसीबी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ज़्यादातर ओल्ड मॉडल के जितने भी हमारे इंफ्रारेड हैं उनमें ये पीसीबी लग कर आती थी। अलग अलग इंडक्शनों में अलग अलग पीसीबियाँ लग कर आती हैं, लेकिन ये हमारी कॉमन पीसीबी है। ये हमारी पीसीबी मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप ख़राब हो जाए, डिस्प्ले पैनल अगर डेड हो जाता है, तो उस केस में ये हमारी पीसीबी मार्केट में आसानी से काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाती है। इसी को लोग पीसीबी इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में माउंट कर देते हैं। दोस्तों, मेरा मतलब ये था कि जैसे ही इन सारी पीसीबियों को वर्क करने का जो प्रोसेस होता है सभी में सिमिलर होता है, एक ही होता है। इन सभी पीसीबियों का वर्किंग प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पे सारी पीसीबियाँ वर्क करती हैं। तो आज हम इन्हीं पीसीबियों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि अगर इनमें प्रॉब्लम आए तो आप कैसे रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप न करें, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और एक बार अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसे रिपेयर करने में। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इन पीसीबीओं में, चाहे इस मॉडल की हो, चाहे किसी भी मॉडल की इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी हो, इसमें प्रोग्रामेबल आईसी नहीं होती है। इसमें सिर्फ कंट्रोल के लिए ये सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो इसको स्विचिंग कराते हैं। कंट्रोल सिस्टम है, सिर्फ ये ओनली हमारा कंट्रोल सिस्टम है। जो हमारा ये मॉसफेट लगा होता है, इसी को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ही ये सारे कंपोनेंट्स अरेंजमेंट हैं। हमारी मेन लाइन को, सप्लाई को कैसे एडजस्ट करना है, इसी के लिए ये कंपोनेंट लगे होते हैं। लेकिन इसमें प्रोग्रामेबल आईसी जो होती है वो हमारी डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में होती है। ये देखिए, एक डिस्प्ले कंट्रोल मेरे पास है, ये 20 पिन की आईसी है। ये हमारी प्रोग्रामिंग आईसी होती है। किसी भी इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में उसके मदरबोर्ड में हमारी कोई प्रोग्रामिंग आईसी नहीं होती। उसके डिस्प्ले कंट्रोल पैनल में ही प्रोग्राम करके इस आईसी को लगा दिया जाता है। जो भी ये डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा फंक्शन, जो भी हम प्रेस करते हैं, फीड करते हैं, जो भी हम इसमें फंक्शन प्रेस करेंगे, उस हिसाब से ये हमारा मदरबोर्ड इसे स्विचिंग कराता है। और ये हमारी प्रोग्राम आईसी वैसा ही सिग्नल हमें मदरबोर्ड को देती है। जब तक ये आईसी सिग्नल नहीं देती तब तक ये हमारा मदरबोर्ड वर्किंग में नहीं आता। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी पर है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम को आप समझ लें। किसी भी इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में सबसे पहले होता क्या है, हम आपको बताते हैं। देखिए, डायग्राम के साथ आप समझते चलिए। हमारा 2 कॉइल का पॉइंट होता है। ये सारे इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में सेम ही होता है। एक हमारा न्यूट्रल पे, ये देखिए वीडियो में मैंने इसे फेयर पे यूज़ किया है। कॉइल का एक पॉइंट हमारा न्यूट्रल से ऑलरेडी कनेक्ट होता है, और एक हमारा जो हमारा एसटीआर लगा हुआ है, मॉसफेट लगा है, इसके बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है कॉइल। जनरली हम इस मॉसफेट को, जो इसमें मॉसफेट लगा हुआ है BTB16800B, ये M1, M2 और गेट, इसमें 3 लेग्स होती हैं। तो जो हमारा M2 पॉइंट होता है, यानी बीच वाला पॉइंट, वो हमारा कॉइल से कनेक्ट होता है। वो हर इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में सेम ही आपको मिलेगा। यहाँ जो हमारा बीच वाला पॉइंट है वो हमारा कॉइल का पॉइंट होता है।
उसके बाद गेट और M1 ये दोनों हमारे लेग्स खाली होते हैं, ये स्विचिंग के लिए होते हैं। उसके बाद एक हमारा फेस इन के लिए फ्यूज लगा होता है, 10 एम्पियर का फ्यूज होता है। ये हमारा M1 से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। आप इस पीसीबी में देख सकते हैं कि ये हमारा, इस पे लिखा हुआ है ACL, ये हमारा M1 पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। यानी 2 पॉइंट तो हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, केवल गेट हमारा स्विचिंग के लिए खाली होता है। उसी गेट के माध्यम से ये हमारा मॉसफेट स्विचिंग करता है और ये स्विचिंग वोल्टेज आता है हमारा 50 ट्रांजिस्टर जो पीसीबी में लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर हर मॉडल के इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में लगा होता है। आप किसी भी मॉडल के इंफ्रारेड कुकटॉप को उठाएंगे, ये देखिए 50 लगा हुआ है। यहीं से हमारा गेट पर स्विचिंग के लिए पल्स जाती है, तब ये हमारा मॉसफेट स्विच करता है। इस पीसीबी में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इनका अपना अपना वर्क है। जैसे यहाँ पर हमारी 7222 आईसी लगी है, SMPS आईसी। ये आईसी हमारी 2 वोल्टेज जनरेट करती है, 18 वोल्ट और एक 10 वोल्ट। जो 10 वोल्ट होता है वो हमारा 7805 के इनपुट पे जाता है, जहाँ से हमें डिस्प्ले को स्टैंड बाई होने के लिए 5 वोल्ट मिलता है। और जो 18 वोल्ट होता है वो हमारा फ़ैन को रेगुलेट करने के लिए होता है। ये 2 वोल्टेज हमारी यहीं से जनरेट होती है। ये SMPS सेक्शन में हमारा ज़्यादातर फॉल्ट ये आईसी ख़राब होने से आते हैं। अभी तक मैंने जितने भी इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप में डेड पीसीबी को रिपेयर किया है उसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट हमारी 51 ओम की रेजिस्टेंस जो लगी होती है फ्यूजेबल, इसी रेजिस्टेंस के बर्न हो जाने के केस में ये पीसीबी डेड होती है। अभी तक मैंने किसी पीसीबी में ये नहीं पाया कि इसका मॉसफेट ख़राब है या फ्यूज जला हुआ है। इस पीसीबी में ज़्यादातर जो केस आते हैं वो हमारी इस रेजिस्टेंस के ओपन होने के और ये कैपेसिटर ब्लास्ट होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। डेड कंडीशन में ये पीसीबी केवल यही प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। इस कुकटॉप में अगर इंडक्शन का डिस्प्ले कंट्रोल पैनल ब्लिंकिंग करे तो उस केस में 80% जो चांसेस होते हैं ये SMPS आईसी होती है। जब ये ख़राब हो जाती है उस केस में हमारा डिस्प्ले ब्लिंकिंग करता है। या यहाँ पर जो हमारे 4007 2 डायोड लगे हैं, इन डायोड में से अगर कोई डायोड शॉर्ट हो जाता है उस केस में हमारा डिस्प्ले ब्लिंकिंग करने लगता है। दोस्तों, मैं आपको डायग्राम समझा रहा था, तो सबसे पहले आप डायग्राम को ही समझ लें, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। इस पीसीबी में जब हमने फेस और न्यूट्रल को इन किया तो जो भी ये हमारा फेस तो ऑलरेडी हमारा मॉसफेट पे जा चुका है, केवल न्यूट्रल को हमें कनेक्ट करना होता है। तो न्यूट्रल से हमारी 51 ओम की रेजिस्टेंस को लगाकर उससे हम 4007 डायोड लगाते हैं जो इसे फिल्टर करता है। और यही पॉजिटिव वोल्टेज हमारा 4.7 वोल्ट 450 वोल्ट जो कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर इसके पॉजिटिव लेग पे जाता है। यहीं से हमारा जो पॉजिटिव कनेक्शन है, जो डायोड से पॉजिटिव हम लेते हैं, वो हमारा जो SMPS आईसी है इसके सोर्स पे जो 4 लेग आपस में कनेक्टेड होती हैं वहाँ पर मिलता है। लगभग यहाँ पर आपको 300 वोल्ट, अगर आप 220 इसमें इन कर रहे हैं तो 300-350 वोल्ट यहाँ मिलता है। अभी आईसी स्विच करके 2 वोल्टेज हमें जनरेट करती है, एक 18 से 20 वोल्ट और एक 9 से 10 वोल्ट। जो 18 से 20 वोल्ट होता है वो हमारा फ़ैन को रेगुलेट करता है, और 9 से 10 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज इसमें जनरेट होता है वो हमारा 7805 के इनपुट पे जाता है, जो हमें रेगुलेट करके 5 वोल्ट देता है पीसीबी को स्टैंड बाई होने के लिए। अगर आपको कभी ऐसा मिले कि इसका हमारा जो मॉसफेट लगा है वो ख़राब है, तो इसको आप BTA
BT16 800 जो जनरली मार्केट में मिल जाता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली लगा जो मासफेट होता है BTB16 800B, वो मासफेट मार्केट में आसानी से नहीं मिल पाता, तो आप उसकी जगह पर BTA16 800 जो हमारा ट्रैक होता है ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैंने 98% PCB अगर जली हुई केस में भी आती है, उस केस में हमारा ये ट्रैक ख़राब नहीं होता है। ज़्यादातर फॉल्ट हमारे जो कंपोनेंट लगे होते हैं इन्हीं से आती है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात को बताना चाहेंगे कि इसके डिस्प्ले कंट्रोल पैनल पे हमें जो वोल्टेज मिलते हैं, मैंने यहाँ नोट डाउन करके लिखा हुआ है, इस पे हमें 5 वोल्ट 3.7 वोल्ट जो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस से होकर आता है। यहाँ पर हमारी जो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है फिल्टर कैपेसिटर के बगल में, वहाँ पर 3.7 वोल्ट, उसके बाद 4.7 वोल्ट, 2.6 वोल्ट और 4.9 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज आपको मिल रहे हैं तो ये कुकटॉप PCB ओके कंडीशन में होती है। अगर आप कभी कभी ये देखते हो कि जैसे ही डिस्प्ले कंट्रोल पैनल पर आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, PCB में सारे वोल्टेज ओके हैं, लेकिन ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल लगाने के बाद वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उस केस में होता क्या है कि ये हमारी जो प्रोग्रामेबल आईसी है जब ये ख़राब हो जाती है, अभी तक मैंने 90% यही देखा है कि जब ये प्रोग्राम आईसी ख़राब हो जाती है उस केस में हमारा जैक पे जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है। उस केस में ये हमारा डिस्प्ले कंट्रोल पैनल ख़राब माना जाता है। आप यहाँ पर नया डिस्प्ले कंट्रोल पैनल यूज करके देख सकते हैं। अगर ये इस पूरी PCB में आपको 5 वोल्ट और 18 वोल्ट ये दोनों वोल्टेज अगर ओके कंडीशन में हैं तो इसका मतलब ये PCB हमारी ओके है, प्रॉब्लम हमारे डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से है। अगर ये PCB हीट नहीं करती है या हीटिंग स्लो आती है तो उस केस में आपको करना क्या है कि जो हमारी 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है इसको चेक कर लेना है। और जो हमारा ट्रैक लगा हुआ है हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं गेट से कनेक्टेड, एक 1K की रेजिस्टेंस होती है और एक 33 ओम की रेजिस्टेंस होती है। यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पहली वाली रेजिस्टेंस जो लगी है 1K की है और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी 33 ओम की है। इन रेजिस्टेंसों को आपको रिप्लेसमेंट करके देख लेना है। ज़्यादातर फॉल्ट मैंने अभी तक ये देखा है कि लगाते ही इसमें डायरेक्ट हीटिंग आने लगती है। उस केस में होता क्या है कि जो हमारा 80-50 ट्रांजिस्टर होता है, जैसे ही इस पर हमें स्विचिंग वोल्टेज मिलते हैं, अगर ये शॉर्ट होगा उस केस में ये हमारे गेट को डायरेक्टली सप्लाई देगा और M1 और M2 के बीच स्विचिंग हो जाएगी और ये कॉइल डायरेक्ट हीट होगा। तो इस केस में आप जो हमारा 85-50 ट्रांजिस्टर लगा होता है सबसे पहले उसे रिप्लेस कर लें, क्योंकि कभी कभी ये PCB में लगे हुए सही बताता है लेकिन वर्किंग में फेल होता है। तो डायरेक्ट हीटिंग के केस में ज़्यादातर प्रॉब्लम 85-50 जो ट्रांजिस्टर लगा है उसी से आती है। चाहे वो किसी भी मॉडल की PCB हो, वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम ही होता है। अगर इस PCB में आपको कोई फॉल्ट एरर आती है तो ज़्यादातर जो एरर आती है वो हमारी टॉप सेंसर से आती है। अगर हमारा टॉप सेंसर ख़राब हो जाता है उस केस में E4 E6 की एरर आती है। तो सबसे पहले आप टॉप सेंसर को कंटिन्यूटी की मोड में चेक कर सकते हैं। अगर बजर साउंड आ रही है तो इसका मतलब आपका जो टॉप सेंसर है वो ओके है। अगर बजर साउंड नहीं आती है टॉप सेंसर हमारा ख़राब माना जाता है। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों, आप केवल इस PCB में आप वोल्टेज को ट्रेस करके ही फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। फाइनली मेरा बताने का मकसद ये है कि इस PCB को काफ़ी इजी तरीके से रिपेयर किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये काफ़ी छोटी PCB है, ना ही इसमें प्रोग्राम IC है, ना ही किसी प्रकार का SMD किट आता है। अगर आपको 2 से 3 वोल्टेज सिर्फ क्लियर हैं तो इस PCB को काफ़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, केवल आपको जो मैं बता रहा हूँ ये डायग्राम, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। सिर्फ यही वोल्टेज आपको ट्रेस करने हैं। इसके बाद
आप किसी भी मॉडल के इंडक्शन कुकटॉप, इंफ्रारेड कुकटॉप को रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से अगर आपने कुछ भी अगर सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। हम आपके लिए कुछ नया ज़रूर लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों।